औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्रामर एकेडमी में आपका खुश आमदीद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। ग्रामर एकेडमी क्लास 10th के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अप टू डेट स्मार्ट पेपर्स लाया है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और आपने इसके पहला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। इसमें आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए इसमें हैव आ जाएगा। द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। The packet has been lying there since morning. इसका आंसर है has been lying. I dash a book when the bell rang. अब rang past tense में है verb, तो इसमें was आ जाएगा। तो I was reading a book when the bell rang. इसका आंसर है was reading. I was going to airport when I dash her. अब आपको पहले जुमले के पार्ट में फर्स्ट पार्ट में वॉज आ गया है और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि इसका वर्ब गोइंग है। तो आई वॉज गोइंग आप इसको दिमाग में रखते हुए तो आपको ऑप्शंस में से जैसे सी, हैड सीन, सॉ, हैज़ सीन, तो इसका आंसर है सॉ। तो वॉज के साथ आपने देखना है कि पास्ट टेंस का जो भी इसका वर्ड लिखा हुआ है वो आ जाएगा, उससे जुमला बन जाता है आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई सॉ हर। दे डैश हार्ड ऑल डे। इसके ऑप्शन है वर्किंग, वर्क, हैड वर्क, विल वर्कड, तो इसमें सिर्फ वर्क आएगा। दे वर्क हार्ड ऑल डे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ वर्ब वर्क आएगा। अब भी इसी ऑब्जेक्टिव के ये 5 पूरे हो गए हैं जिनमें हमने वर्ब्स को ढूंढना था। अब इसका पार्ट 2 शुरू होता है। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल्स। बबल्स तो आपको पता ही है कि वो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि, और आपको ऑब्जेक्टिव के साथ एक और पेज मिलेगा जिनमें आपने बबल्स को करना है, मार्क करना है। इस पे आप मार्क नहीं करेंगे पेज पे, आप उसको जब आंसर जो भी होगा ABCD उसका आप बाकायदगी से बबल को फिलअप कर देंगे, वो आप कर दीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। अब आपके पास ऑप्शंस में सिर्फ 4 आएंगे और उनमें एक एक वर्ड लिखा होगा जिसमें एक स्पेलिंग सही है। जैसे डेस्टिट्यूट, अब डेस्टिट्यूट की स्पेलिंग है DESTITUTE, तो जो बाकी के होंगे वो गलत है, पहला वाला इसमें सही है DESTITUTE। मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड वर्ड जब आप उसको बोलेंगे तो उसमें मैग में MAG आ रहा है, तो MAG मैग NITUDE मैग्नीट्यूड, इसका भी A वाला पहला ही सही है। नंबर 8 में है रिवेंज। रिवेंज की स्पेलिंग इसके पहले 3 गलत हैं, लास्ट वाले सही हैं REVENGE। 9th में वर्ड है पेशेंस। पेशेंस का मतलब है सब्र करना, तो पेशेंस में PATIENCE आएगा, तो पहला वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट आ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव का, जिसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। इसमें ऑप्शंस जो हैं वो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट्स में वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं और उनके मीनिंग्स पूछे गए हैं। एक में मीनिंग पूछा गया है, दूसरे में सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब है मुतरादिफ। सिनोनिम मीन्स मुतरादिफ, 2 वर्ड्स होते हैं, सेम उनका मीनिंग होता है लेकिन वर्ड्स 2 मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। एंटीनम मुतज़ाद को कहते हैं। अल्फाज मुतज़ाद उर्दू में होते हैं, जैसे अल्फाज उल्ट, और को इंग्लिश में मुतज़ाद को एंटीनम कहते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा हो कि इसका सिनोनिम ढूंढना है, तो आप इसको मतलब बगौर आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका वही वर्ड ढूंढे जिसका सेम मीनिंग है, एंटीनम उसका मुतज़ाद ढूंढना है। अब नंबर 10 में उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, अब यहाँ पे अंडरलाइन किया गया वर्ड को और उसका मीनिंग ढूंढना है। एंसेस्टर्स अबाव अजदाद होती हैं और एंसेस्टर्स के लिए दूसरा वर्ड है फोर फादर्स।
तो इसका ए वाला दुरुस्त है। ये 11th वाले में लिखा हुआ है द सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल। तो इक्विटेबल का मतलब है कि आप जस्ट हैं, यानी कि आप फेयर हैं। तो इसका आंसर FAIR फेयर, इसका सिनोनिम फेयर बनेगा। द सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल, मुतरादिफ इक्विटेबल का है फेयर। द नंबर 12 है द एंटीनिम ऑफ माइटी। एंटीनिम का मतलब है आपने इस वर्ड का मुतजाद ढूंढना है। माइटी का मतलब है बहुत ताकतवर होना। तो इसमें तकरीबन बाकी के वर्ड जिसके सिनोनिम्स ही हैं सिर्फ वीक। ताकतवर का मुतजाद कमज़ोर होता है और उसके लिए WEAK वीक दिया गया है। आप वीक को टिक लगाएंगे या बबल में उसको मार्क करेंगे। नंबर 13 है द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपको पता ही है, हर चीज़ का इनाम होता है। तो इसका जो मुतरादिफ है वो है प्राइज़, या प्राइज़ को टिक करेंगे। नंबर 14 है द एंटोनिम ऑफ सफरिंग इज़। सफरिंग का मतलब होता है कि आप मुश्किलात में से जब गुज़रते हैं, वो सफ़र यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका ऑपोजिट जो है एंटोनिम जो है वो प्लेजर है। अगला हम करते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए जिसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन वगैरह, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके लिहाज से ये क्वेश्चन तरतीब दिया गया है। अब इसका 15वां जो है वो कह रहा है कि ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। द अंडरलाइन वर्ड इज़, जो जस्टिस है, जस्टिस का मतलब है इंसाफ। इंसाफ जो होता है वो देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, सिर्फ ना नज़र आता है ना, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। तो आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन टिक करना है। दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट। जब आपको ऐसा जुमला है जिसमें किसी चीज़ को तरतीब डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि वो एडजेक्टिव है। तो इसका, क्योंकि जो हैट है वो नाउन है और हैट कैसी है, ओल्ड फैशन्ड है, पुराने ज़माने की है, तो इसके लिए आप इसको कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव टिक करेंगे। कीप द बॉल्स इन द बास्केट। अब बॉल्स जो हैं ये नाउन है। नाउन कई तरह के नाउन होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो क्योंकि ये बॉल्स चीज़ के बारे में है तो इसे हम कॉन्क्रीट नाउन टिक करेंगे। द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल। फिर ये वही बात आ गई कि ये एक पूरा जुमला है जिसमें अम्ब्रेला को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये फ्रेज़ है अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल, तो इसके लिए आप इसको करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज़, ये टिक करेंगे। आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। द अंडरलाइंड वर्ड इज़ अ कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के लिए मैं थोड़ी सी आपको गाइडलाइन देती हूँ। हम जब कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो मैं सिर्फ आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ कि एक्टर्स जब इकट्ठे हों तो हम उन्हें कहते हैं कंपनी ऑफ एक्टर्स। बहुत सारे एरोप्लेन्स इकट्ठे खड़े हों किसी एयरपोर्ट पे तो हम उन्हें कहते हैं फ़्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स या स्क्वाड्रन ऑफ एरोप्लेन्स। इसी तरह ऑडियंस भी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं और किस लिहाज से बैठे हैं, ऑडियंस के लिहाज से, और हमारे जहन में है कि वहाँ पर कोई शो हो रहा है या कुछ इस बात से हो रहा है। जब आपके फ्रेंड्स इकट्ठे हों तो हम उसके इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। जैसे आपके पास म्यूज़िशंस हैं, अगर म्यूज़िशंस इकट्ठे कहीं पे बैठे हैं तो बैंड ऑफ म्यूज़िशंस कहलाएगा। इसी तरह जब सिंगर्स इकट्ठे बैठे हों तो उन्हें क्वायर ऑफ सिंगर्स कहते हैं। टीचर्स इकट्ठी बैठी हों तो उन्हें स्टाफ कहते हैं। चोर हों, थीव्स हों, उन्हें गैंग ऑफ थीव्स कहते हैं। आपके पास औजार हों, टूल्स हों तो उन्हें सेट भी कहते हैं, किट ऑफ टूल्स भी कहते हैं। तो इस तरह आपको ये पता लग गया है कि ये कलेक्टिव नाउन जो है वो किस लिहाज से ये ऑडियंस का वर्ड कलेक्टिव नाउन आया है। इसमें आप कलेक्टिव टिक करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है अब पूरा हो गया है पेपर 1 का। हमारी वीडियो यहाँ पर इख्तिताम करती है। ग्रामर एकेडमी